जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस वर्ल्ड फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा हिस्ट्री पर। दोस्तों हिस्ट्री का हमने बहुत ही प्यारा चैप्टर चुना है जिसका नाम है राजपूत काल। दोस्तों राजपूत काल का जो समय पीरियड था वो 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। दोस्तों राजपूत काल में हम आज जानेंगे कि राजपूत राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई और इनमें जो चौहान राजवंश है, गढ़वाल वंश है, प्रतिहार वंश है, परमार वंश है, सोलंकी वंश है, चंदेल वंश है और मेवाड़ का सिसोदिया वंश है, इन सभी के बारे में दोस्तों एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक लगे रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए और अंत में प्रश्न का आंसर भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना सा प्यारा सा लेक्चर जो कि राजपूत काल पे होगा। सबसे पहले हम जानेंगे राजपूत राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु के बाद दोस्तों? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजपूत राजवंश, ध्यान दीजिएगा, उत्तर पश्चिम भारत में छोटे छोटे राज्य में स्थापित होने लगा। क्लियर है? किसकी मृत्यु के बाद दोस्तों? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। हर्षवर्धन कौन था दोस्तों? ये था वर्धन वंश का या पुष्यभूति वंश का एक योग्य और प्रतापी राजा था। क्लियर है? जो कि पुष्यभूति वंश का अंतिम राजा भी था। क्लियर है? तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ध्यान दें दोस्तों, उत्तर पश्चिम भारत में राजपूतों के छोटे छोटे राजवंश स्थापित होने लगे। क्लियर है दोस्तों? इन राजपूत राजवंशों में जैसे चौहान वंश हुआ, गढ़वाल वंश हुआ, प्रतिहार वंश, परमार, सोलंकी, चंदेल, मेवाड़, ये सब महत्वपूर्ण राजवंश थे। क्लियर है दोस्तों? लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो राजपूत शब्द है ये राजपुत्र से निकला है। कहाँ से निकला है दोस्तों? राजपुत्र। इसका दोस्तों अर्थ होता है राजा का पुत्र। क्या होता है दोस्तों? राजा का पुत्र। यानी कहने का तात्पर्य ये है, प्राचीन काल में दोस्तों, या दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये राजपुत्र जो शब्द होता है दोस्तों, एक जो राजा का संतान होता था, यानी कहने का तात्पर्य जो राजा का पुत्र होता था उसी को दोस्तों राजपूत के नाम से राजपुत्र के नाम से पुकारते थे। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों समय बीतता गया वैसे वैसे ये राजपुत्र शब्द किस में तब्दील हो गया दोस्तों? राजपूत में एक प्रकार से परिवर्तित हो गया और दोस्तों ये वर्तमान समय में एक जाति के रूप से जाना जाने लगा। क्लियर है? तो धीरे धीरे राजपुत्र जो है वो किस में विभाजित हो गया? राजपूत में, और एक जाति के नाम से इसे जाना जाने लगा। क्लियर है दोस्तों? राजपूत को ध्यान दीजिए दोस्तों, कई नामों से जाना जाता है। जैसे कुछ लोग इन्हें छत्री, मतलब छत्री को भी राजपूत बोलते हैं। क्लियर है? ठाकुर को भी राजपूत बोलते हैं और जो सिंह लिखते हैं, क्लियर है, वो भी एक प्रकार से राजपूत ही हैं। क्लियर है? तो ये पॉइंट बिल्कुल भी जानते रहिए क्योंकि आप भ्रमित नहीं होनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग राजपूत और छत्री को अलग, सिंह को अलग, ठाकुर को अलग समझते हैं। तो आइए दोस्तों बात करेंगे हम कि जो राजपूत राजवंश है इसकी आखिरकार उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में अलग अलग मत विद्वानों ने दिया है। जैसे कुछ विद्वानों का मत है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों वो अग्निकुंड से हुई है। कहाँ से हुई दोस्तों? अग्निकुंड से हुई है। क्लियर है? ये जो उल्लेख दोस्तों मिला है ये हमें पृथ्वीराज, क्लियर है, पृथ्वीराज रासो से देखने को मिला है। क्लियर है? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है दोस्तों? ये चंद्रबरदाई ने लिखा है। किसने लिखा है दोस्तों? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई कौन थे? ये पृथ्वीराज तृतीय के राज कवि थे। क्लियर है? तो पॉइंट समझ गए। तो अग्निकुंड से हुई ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। और दूसरा बताते हैं कि जो प्राचीन, यानी एक प्रकार से प्राचीन क्षत्रिय हैं उन्हीं के वंशज हैं कौन? ये राजपूत। क्लियर है?
तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम लोग समझते हैं अच्छे से। क्लियर है? सबसे पहले हम जानेंगे अग्निकुंड का सिद्धांत। क्यों, कौन और कहाँ ये माना जाता है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुंड से हुई है। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि ये जो उल्लेख है अग्निकुंड का तो ये पृथ्वीराज रासो में देखने को मिलता है। और पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने लिखा था। चंद्रबरदाई कौन थे? ये पृथ्वीराज चौहान अर्थात पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि थे। समझ में आया दोस्तों? अब दोस्तों समझिए, पहले कुछ इतिहासकार मानते हैं या जो पृथ्वीराज रासो में ये लिखा गया है कि जब, ध्यान दीजिएगा, जब एक प्रकार से पृथ्वी पर एक प्रकार से जब परशुराम, ऐसा कहानी है, जब परशुराम ने, ध्यान दीजिएगा, समस्त क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। क्लियर है? जब परशुराम ने समस्त क्षत्रियों का विनाश कर दिया तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए क्षत्रियों का अभाव हो गया था। क्या हो गया था? क्षत्रियों का अभाव हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, यही ब्राह्मण जो हैं दोस्तों, एक आबू पर्वत था। क्लियर है? कहाँ पर था? आबू पर्वत, जो कि राजस्थान में है दोस्तों। आबू पर्वत पर जाकर इन्होंने क्या किया दोस्तों? यज्ञ किया था। क्लियर है? यज्ञ करने के बाद दोस्तों उसी यज्ञ यानी एक प्रकार से अग्निकुंड में से या यज्ञ कुंड में से 4 राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति हुई। वो कौन 4 राजपूत राजवंश थे? आइए हम लोग जानते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहला था चौहान राजवंश। क्लियर है? और दूसरा था परमार। क्लियर है? तीसरा था परिहार और चौथा था दोस्तों सोलंकी। क्लियर है? कौन था? सोलंकी। तो ये 4 राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति कहाँ से हुई दोस्तों? अग्निकुंड से हुई। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इन्हें यानी इन्हीं चारों को, ध्यान दीजिए दोस्तों, अग्निवंश के नाम से जानते हैं। यानी एक प्रकार से ये अग्निवंशी राजपूत थे। तो अगर कभी कोई पूछता है कि अग्निवंशी राजपूत कौन कौन से हैं, तो चौहान, परमार, परिहार और सोलंकी हैं। क्लियर है दोस्तों? तो अग्निकुंड का सिद्धांत कहाँ देखने को मिलता है? पृथ्वीराज रासो में देखने को मिलता है। क्लियर है दोस्तों? अब आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों कुछ इतिहासकार का मानना है कि ये जब परशुराम ने समस्त क्षत्रियों का विनाश कर दिया तो ध्यान दीजिएगा क्षत्रियों का अभाव हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी क्षत्रिय थे, ध्यान दीजिए, जो बच गए थे और उन्हीं की वंशज हैं कौन? ध्यान दीजिएगा, ये राजपूत। क्लियर है? ये पॉइंट जानते रहिएगा। समझ में आया? तो ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। हालांकि क्या सही है क्या गलत है, जो किताब में लिखा है वही सही है, बस यही आप लोग जानते रहिएगा। क्लियर है? आइए दोस्तों बात करते हैं हम कि अब इस राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में हम लोग समझा। अब हम जानेंगे चौहान राजवंश के बारे में। क्लियर है? चौहान राजवंश, या इसे हम दोस्तों ध्यान दीजिएगा चाहवान वंश के भी नाम से जानते हैं। चाहवान वंश के नाम से जानते हैं। क्लियर है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बात करेंगे चाहवान वंश या चौहान वंश की, तो ध्यान दीजिएगा इस वंश के जो संस्थापक थे वो थे वासुदेव थे। कौन थे दोस्तों? इस वंश के संस्थापक दोस्तों कौन थे? वासुदेव थे, इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाया था दोस्तों, ये अजमेर के निकट एक शाकंभरी है, वहीं पर इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। तो अजमेर के निकट शाकंभरी, क्लियर है, शाकंभरी को इन्होंने अपनी क्या बनाया दोस्तों? राजधानी बनाया था। समझ में आया दोस्तों? तो चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। इनकी राजधानी क्या थी दोस्तों? अजमेर के निकट शाकंभरी इनकी राजधानी थी। क्लियर है दोस्तों? पृथ्वीराज प्रथम के हमने बताया था पृथ्वीराज तृतीय की दोस्तों, इसमें इस राजवंश से पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय और पृथ्वीराज तृतीय हुए थे। तो हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज प्रथम की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? पृथ्वीराज प्रथम की। तो ध्यान दीजिएगा पृथ्वीराज प्रथम के, ध्यान दीजिए दोस्तों,
एक पुत्र थे जिनका नाम था अजय राज। क्या नाम दोस्तों? अजय राज। तो अजय राज दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या किया, जो अजमेर शहर दिख रहा है दोस्तों, अजमेर, तो अजमेर नगर के क्या थे दोस्तों? संस्थापक थे। क्लियर है? तो प्रश्न पूछता है अजमेर शहर को या अजमेर नगर को किसने बसाया था? तो अजय राज प्रथम ने बसाया था। इस पॉइंट को बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। समझ में आया दोस्तों? बाद में अजय राज प्रथम ने, ध्यान दीजिए दोस्तों, अजमेर को अपनी राजधानी भी बनाई थी। क्लियर है दोस्तों? इस राजवंश का एक और महत्वपूर्ण राजा और महाप्रतापी राजा था जिसका नाम था विग्रहराज चतुर्थ। क्या नाम था दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ। क्लियर है? क्या नाम था दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ। इसे हम बीसल देव, किस नाम से जानते हैं दोस्तों? बीसल देव के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों? बीसल देव के नाम से हम विग्रहराज चतुर्थ को जानते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विग्रहराज चतुर्थ ने, ध्यान दीजिएगा, तोमर राजाओं को पराजित किया। किसको पराजित किया दोस्तों? तोमर राजाओं को। क्लियर है? तोमर राजाओं को पराजित किया। आप वर्तमान समय जो दिल्ली शहर देख रहे हैं, क्लियर है, दिल्ली, और दिल्ली का पुराना नाम दोस्तों ढिल्लिका है। ध्यान दीजिएगा, ढिल्लिका। क्लियर है? दिल्ली का पुराना नाम क्या है? ढिल्लिका है। तो जो ढिल्लिका अर्थात दिल्ली है, इसके जो इसको किसने बसाया था? तोमर राजाओं ने बसाया था। क्लियर है? जो तोमर वंश के राजा थे उन्हीं ने क्या हुआ, दिल्ली शहर को बसाया था। ऐसा आप दिमाग पे सेट कर लीजिए। क्लियर है दोस्तों? तो विग्रहराज चतुर्थ यानी बीसल देव ने दोस्तों तोमर राजाओं को क्या किया? युद्ध में पराजित किया, और पराजित करने के बाद इसने, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। ऐसा पॉइंट दिमाग पे बिल्कुल भी सेट कर लीजिए। क्लियर है? यह दोस्तों यानी विग्रहराज चतुर्थ जो है दोस्तों विजेता होने के साथ ये कवि और विद्वान भी था। दोस्तों इसने हरिकेल, क्या? हरिकेल, तो हरिकेल नामक नाटक की रचना किया था। किसका नाटक की रचना किया? तो हरिकेल नामक नाटक की रचना किसके द्वारा किया गया दोस्तों? ये विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा ही किया गया था। समझ दोस्तों? इसके दरबार में ललित विग्रह का रचनाकार सोमदेव रहा करते थे। दोस्तों इसके दरबार में कौन रहा करते थे? ललित विग्रह के रचनाकार सोमदेव रहा करते थे। क्लियर है? तो ललित विग्रह के रचनाकार सोमदेव किसके शासनकाल में थे? तो ये विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में थे। क्लियर है? इस वंश का दोस्तों सबसे प्रसिद्ध और इतिहास प्रसिद्ध मान सकते हैं जो राजा था वो था पृथ्वीराज तृतीय था। क्लियर है? पृथ्वीराज तृतीय। क्लियर है? ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए। तो चौहान वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन था? पृथ्वीराज चौहान अर्थात पृथ्वीराज तृतीय था, जिसकी चर्चा दोस्तों लोक कथाओं में भी देखने को मिलता है। दोस्तों इतिहास प्रसिद्ध जो पृथ्वीराज चौहान थे, इनके पिताजी का नाम था दोस्तों सोमेश्वर चौहान था। क्या नाम दोस्तों? सोमेश्वर था। क्लियर है? ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिएगा कि पृथ्वीराज तृतीय के पिता का क्या नाम था दोस्तों? सोमेश्वर था। पृथ्वीराज पिता के ध्यान में 2 संतान थी। कितनी संतान थी दोस्तों? 2 संतान थी। यानी सोमेश्वर की कितनी संतान थी? 2 संतान थी। और पहली संतान का जो नाम था दोस्तों वो पृथ्वीराज तृतीय था और दूसरा हरिराज था। तो पहला कौन था दोस्तों? पृथ्वीराज तृतीय। क्लियर है? और दूसरा क्या था? हरिराज। और यही पृथ्वीराज तृतीय जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो कि इतिहास में प्रसिद्ध हुआ, यही था। तो पृथ्वीराज तृतीय के पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर, और माता का नाम था रानी कर्पूरा देवी। तो माता क्या नाम था दोस्तों? कर्पूरा
कर्पूरा देवी था। माता का क्या नाम था दोस्तों? कर्पूरा देवी था। ये बिल्कुल अपने दिमाग पे सेट कर लिए। पृथ्वीराज चौहान दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये 1178 ईस्वी में, कब है? 1178 ईस्वी में ध्यान दीजिएगा चौहान राजवंश की गद्दी पर बैठे हैं। दोस्तों इन्हें राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय को किस नाम से पुकारते हैं? राय पिथौरा के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? राय पिथौरा के नाम से किससे जाना जाता है? पृथ्वीराज तृतीय को जाना जाता है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, 1191 ईस्वी में इनका प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। क्लियर है? इनके द्वारा 1191 जैसा कि हमने कल आपको बताया था, 1191 ईस्वी में इनके द्वारा एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था जिसे इतिहास में तराइन के नाम से जाना जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी। किसके बीच हुआ था दोस्तों? पृथ्वीराज तृतीय के बीच और मुहम्मद गोरी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? मुहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ। इस युद्ध में दोस्तों ध्यान दीजिए, मुहम्मद गोरी क्या हुआ? बुरी तरह से क्या हुआ था? पराजित हुआ था। क्लियर है? कौन पराजित हुआ था दोस्तों? मुहम्मद गोरी पराजित हुआ था। क्लियर है? तो मुहम्मद गोरी क्या हुआ? बुरी तरह से क्या हुआ? इस युद्ध में पराजित हुआ। एक ही साल के अंदर दोस्तों इसने 1192 ईस्वी में एक और युद्ध लड़ा जिसका नाम था तराइन का द्वितीय युद्ध है। क्लियर है? इसे तरावड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान क्या हुए? पराजित हुए और मुहम्मद गोरी क्या हुआ? इस युद्ध में जीत गया। दोस्तों मुहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज तृतीय को ध्यान दोस्तों बंदी बनाकर कहाँ ले गया दोस्तों? ये ले गया गजनी ले गया था। कहाँ ले गया दोस्तों? गजनी। और गजनी ले जाकर दोस्तों इन्हें कारागार में डाल दिया था। दोस्तों इन्हीं के दरबार में एक कवि रहते थे जिनका नाम था चंद्र बरदाई। क्या नाम दोस्तों? चंद्र बरदाई था, जिन्होंने दोस्तों पृथ्वीराज रासों की रचना किया था। दोस्तों ये राजकवि होने के साथ साथ ये पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी थे, यानी एक प्रकार से बहुत ही गहरी दोस्ती थी दोस्तों। दोनों साथ साथ पढ़े थे और साथ साथ बढ़े और एक ही राजवंश में ये दोनों भी एक प्रकार से देश की सेवा किया। तो चंद्र बरदाई दोस्तों ध्यान दीजिए पृथ्वीराज चौहान के क्या थे? राजकवि थे। जब गजनी लेकर पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया तो ध्यान दीजिए जब पृथ्वीराज चौहान के जो राजकवि थे ये भी क्या हुए? गजनी अपने मित्र को बचाने के लिए पहुंच गए थे। दोस्तों ध्यान दीजिए जब गजनी पहुंचे तो गजनी पर क्या हुआ? इन्हें भी दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है? पृथ्वीराज चौहान को दोस्तों एक शब्दभेदी बाण चलाने को मतलब इन्हें बहुत ही ज्ञान था। शब्दभेदी बाण मतलब आंखों पर पट्टी बांध दीजिए और बाण चलाइए दोस्तों, हर एक लक्ष्य को भेद दें। क्लियर? उसी को शब्दभेदी बाण कहते हैं। तो दोस्तों इन्होंने यानी चंद्र बरदाई ने अपने जो राजा थे पृथ्वीराज को बचाने के लिए, उनके सम्मान के लिए मुहम्मद गोरी के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि हमारे जो राजा हैं उनको एक ऐसी विद्या का ज्ञान है जो आज तक पूरे राजपूत राजवंश में किसी को नहीं मालूम। तो गौरी ने बोला कौन सी विद्या उनको मतलब विद्या ज्ञान है? तो उन्होंने बोला कि इन्हें शब्द भेदी बाण चलाना आता है। शब्द भेदी बाण चलाना आता है। इस पर क्या हुआ? गौरी हंस पड़ा। उसने बोला कि ये हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों इसको साबित करने के लिए एक प्रकार से जो चंद्र बरदाई थे उन्होंने एक प्रकार से प्रस्ताव रखा कि इसको हमारे जो राजा हैं, सम्राट हैं, वो साबित करेंगे कि किस तरीके से उन्हें शब्दभेदी बाण चलाना आता है। तो इस तरीके से दोस्तों मुहम्मद गोरी ध्यान दीजिएगा यहाँ बैठा था और सम्राट पृथ्वीराज को क्या हुआ? तीर धनुष दे दिया गया था। दोस्तों इस पॉइंट ये जान दीजिए दोस्तों, मुहम्मद गोरी शुरू में जो पृथ्वीराज चौहान थे इन पर क्या हुआ? बहुत तरीके से गलत व्यवहार करता था। और दोस्तों एक बात और याद रखना है कि मुहम्मद गोरी जो था दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को एक प्रकार से चैलेंज दे रखा था कि
आप मेरे सामने अपने सर को झुका दीजिए। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इस बीच दोस्तों जो मोहम्मद गोरी था, इनकी दोनों आँखों को भी दोस्तों फोड़ डाला था। यानी ये दोनों आँखों से अंधे थे और इस तरीके से इन्हें शब्दभेदी बाण चलाना था। यानी जब शब्दभेदी बाण चलाना था तो इस समय ये दोनों आँखों से क्या है, अंधे हो चुके हैं। दोस्तों इसी बीच में जो चंद्रबरदाई थे, एक दोहा भी अपने मतलब सम्राट के लिए बोला था। वो दोहा था, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो इस शब्दभेदी बाण मतलब एक दोहे से राजपूत जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने बाण चलाया और मोहम्मद गोरी के गले में जाके बाण लग गई और मोहम्मद गोरी ज़मीन पे गिर गए। तो इस बीच दोस्तों चंद्रबरदाई जो था और वो भाग के गया अपने सम्राट के पास। दोनों एक दूसरे के समक्ष खड़े हो गए और चंद्रबरदाई ने, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज चौहान को अपने तलवारों से मारा और स्वयं पृथ्वीराज चौहान के तलवार से वो अपने आप को मार लिया। इस तरीके से दोनों राजा जो थे, यानी राजा और मतलब कभी दोनों क्या हो गए, उनकी देहांत हो गए। दोस्तों कहते हैं कि इतिहास में क्लियर है, कुछ ऐसे भी वीर योद्धा हैं जो दुश्मनों के बाण से, दुश्मनों की गोली से नहीं, जिसमें एक चंद्रशेखर आज़ाद का भी नाम सुने होंगे दोस्तों, उन्होंने भी अपने ही गोली से अपने आप को मारा था। सेम इसी प्रकार से ये भी थे कि अपने ही तलवार से अपनी हत्या कर लिए, बल्कि दुश्मन के तलवार से ये मरना नहीं चाहते थे। तो इस तरीके से दोस्तों ये चौहान राजवंश की हिस्ट्री थी और हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया है। दोस्तों थोड़ा समय का अभाव है इसलिए ये पूरा नहीं हो पाता है, तो चलिए कल पूरा हम लोग देखते हैं। क्लियर है, जल्दबाजी में काम हो रहा है। चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर से। आज के लिए बस इतना है। जय हिंद, जय भारत।